आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के सही प्रश्नों को। आप बराबर हमारे साथ लगे रहें और आज सभी हर एक प्रश्नों के बारे में आपको हल कराया जाएगा, जिसमें दिया गया प्रश्नावली 5.1। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एक ही है और क्यों है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न एकदम पहला प्रश्न है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, हर एक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया। ठीक है, देखिए पहले किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपए है। कंप्लीट हुआ एक लाइन। अब इसके बाद कह रहा है कि हर इसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे, दूसरा किलोमीटर चले, तीसरा किलोमीटर चले, चौथा किलोमीटर चले, तो हर किलोमीटर का 8 रुपए अतिरिक्त किराया लगेगा। तो लिखेंगे दूसरे किलोमीटर के लिए, ठीक है, दूसरे किलोमीटर का किराया। अब जो दूसरे किलोमीटर किराया निकालेंगे वो हो जाएगा 15 + 8 बराबर कितना, 8 5 13 13 के 3 1 1 2 23 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे किलोमीटर का किराया। अब तीसरे किलोमीटर किराया कितना होगा, तो आप देख लीजिए ये हो गया कितना, 23 + 8 रुपए। तो 8 3 11 के 2 1 3 31 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3। तो देखिए यहाँ से हमें A1 प्राप्त हुआ 15, A2 प्राप्त हुआ 23 और A3 प्राप्त हुआ 31 रुपए क्रम से मिला। तो अगर हम A1 A2 और A3 की सहायता से क्या निकाल लें, सर्वांतर निकाल लें और सर्वांतर मेरा बराबर हो जाए, तो ये जो क्रम बना वो समांतर श्रेणी में होगा। तो A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1 डी निकालने के लिए A2 - A1 बराबर हो जाएगा 23 - 15 बराबर 8। ठीक है, उसी तरह A3 - A2 बराबर हो जाएगा 31 - 23 बराबर हो जाएगा 8। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह AP में है, यह AP में है और यही इसका कारण है, क्योंकि सभी पदों का जो समांतर है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो क्या इससे बड़ा समीकरण या इससे बड़ा सवाल वो समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा। तो मानेंगे माना बेलन का आयतन या तो नहीं है, तो क्या मानेंगे v होगा, बेलन का आयतन v होगा। तो पहली बार देखिए, पहली बार में निकली हवा का आयतन, पहली बार में निकली हवा का आयतन बराबर, ठीक है, पहली बार में निकली हवा का आयतन कितना हो जाएगा, इसका h होता है मतलब v/4। शेष हवा, अब शेष हवा जो बचेगी वो अगली बार इस्तेमाल की जाएगी, तो जाएगा v - v/4। क्या करेंगे, एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, जैसे बड़ा करेंगे तो जाएगा 4v, उसमें से v निकाल देंगे, जाएगा 3v/4। यह सही हवा बचेगी जो दूसरी बार इस्तेमाल की जाए। ठीक है, पहली बार, फिर लिखेंगे दूसरी बार निकली हवा का आयतन, निकली हवा का आयतन। ठीक है, कितना हवा निकलेगा दूसरी बार में, वो हो जाएगा v/100। दूसरी बार निकली हवा का आयतन, तो इसका 1/4 भाग निकलेगा, तो हो जाएगा 3v/100, 3v/16 हो जाएगा। शेष हवा क्या बचेगा भैया, तो लिखेंगे शेष हवा बराबर हो जाएगा, ठीक है, शेष हवा क्या बचेगी इस बार। तो शेष हवा जब निकालेंगे ये हो जाएगा 3v/4 - 3v/16, दोनों का एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 16, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, देखिए 4 चौके 16 तो 4 हैं 12v - 3v, तो यहां से हमें आंसर मिलेगा 9v/16, 9v/16। ये शेष हवा है, ये शेष हवा है और यह शेष हवा है। तो इस क्रम में देखें तो A1 प्राप्त होगा v, A2 प्राप्त होगा 3v/4 और A3 प्राप्त होगा 9v/16।
ठीक है, तो हम इन तीनों का समांतर निकाल लेते हैं। अगर तीनों का समांतर बराबर होता है तो काफी श्रेणी में समांतर श्रेणी में होगा और अगर समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो उस कंडीशन में a2 माइनस a1 बराबर 3v अपॉन 4 माइनस v। जब इसको घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, ऐसे में लीजिए तो जाएगा 4, फिर लिखेंगे 3v माइनस 4v बराबर माइनस v अपॉन 4 प्राप्त होगा। अब a3 माइनस a2 निकालेंगे तो जाएगा 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन दोनों जब एलसीएम लिया जाएगा तो जाएगा 16 तो जाएगा 9v माइनस 4 चौके 16 4 3 12v तो जहाँ आंसर मिलेगा माइनस 3v अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पे जो समांतर है बराबर ही नहीं है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर एक दूसरे के बराबर होती तब जाकर ये समांतर श्रेणी में होता। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए पहले प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। ध्यान से देखिएगा, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए है। मतलब पहले मीटर खुदाई 150 रुपए और उसके बाद जितने मीटर खुदाई होगी उसकी लागत है 50 रुपए बढ़ जाती है। तो क्या यह इससे बना जो समीकरण होगा क्या वो समांतर श्रेणी में होगा, जो सीरीज बनेगी? तो उसके लिए हम करेंगे पहले मीटर के लिए, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, अब दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या होगी, हर बार 50 रुपए बढ़ रही है तो हो जाएगा 150 प्लस 50 बराबर 200 रुपए। कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। अब देखिए तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, अब दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी होगी, वो हो जाएगी 200 प्लस 50 बराबर 250 रुपए। ठीक है, अब यहां से हमें a1 मिला 150, a2 मिला 200, a3 मिला 250। ठीक है, अब समांतर निकाल लेते हैं d का मान। तो क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर 50 और a3 माइनस a2 बराबर 250 माइनस 200 बराबर 50। और दोनों कंडीशन में d का जो वैल्यू है मतलब दोनों का समांतर है वो बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में होगा। ये सवाल क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए पहले का ही चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का निश्चित धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तब इसे ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पी मतलब मूलधन, ठीक है, पी कितना है 10,000 रुपए है। ठीक है, और यहाँ से आर कितना दिया है 8% और एन समय है, समय 1 वर्ष। तो समय तो बदलते रहेंगे, 1 वर्ष हो जाएगा फिर 2 वर्ष रखेंगे फिर 3 वर्ष में निकाल सकते हैं। तो सूत्र होगा a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 पावर n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो हम a1 निकालें तो जाएगा a1 बराबर मतलब कैपिटल लिखेगा a1 बराबर 10,000 फिर 1 धन 8/100 के घाते 1 ये होगा। तो इसको लिख सकते हैं 10,000 100 को गुणा करेंगे और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108 के बटे 100, फिर हो जाएगा 10,000 गुणे 108/100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,800 रुपए। ये मेरा प्राप्त हुआ क्या, a1 निकालेंगे तो जाएगा यह 10,000 क्वेश्चन में 1 प्लस 8/100 के घाते 2 तो जाएगा a2 बराबर 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108 के बटे 100। ये 0 इससे ये 0 इससे ये 0 इससे और ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा a2 बराबर 108 गुणे 108। जब 108 को 108 में करेंगे तो 11,664 रुपए। ठीक है, अब हम a3 जब निकालेंगे तो जाएगा 10,000 गुणे 1 प्लस 8/100 के घाते 3 जाएगा a3 बराबर 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108/100। ये दोनों जीरो ये दोनों से कैंसिल और ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल।
जब इसका उत्तर लाएंगे गुणा करके हमें प्राप्त होगा A3 बराबर 12,597 ठीक है। अब यहाँ से सब घटाना होगा तो निकालेंगे A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है भैया 11,664 माइनस 10,800। आप जब घटा देंगे तो हमको इसका मान मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ हो गया 16 में से 8 निकाल देंगे कितना बचेगा 864 रुपए, 864 रुपए प्राप्त होगा। ठीक, उसी तरह हम निकालेंगे A3 माइनस A2 बराबर, तो A3 की वैल्यू यहाँ दी गई है 12,597.12 ऋण यहाँ से 11,664 घटाएंगे तो जाएगा 933.12 रुपए। देखिए ये वाला मान इस वाले मान के बराबर नहीं, मतलब दोनों संख्याओं का जो समांतर है डी वो बराबर नहीं है, इसलिए यह जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी में नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद 1 और सार अंतर डी निम्नलिखित है। पहला प्रश्न में a बराबर 10 d बराबर 10, दूसरे सवाल में a बराबर 2 d बराबर 10, तीसरा प्रश्न में a बराबर 4 d बराबर 3, चौथे पद में a बराबर 1 और d बराबर 1/2। चारों पदों के 4 साथ लिखने हैं। तो चलिए प्रश्न है, हम चलते हैं पहले सवाल। जब पहले सवाल को हल किया जाएगा तो देखिए हम लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, ये है a बराबर दिया गया है 10, प्रथम पद क्या है a बराबर 10 दिया गया है। अब निकालेंगे दूसरा पद क्या होगा, वो हो जाएगा दूसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस डी, क्या होता है a प्लस डी होगा, इसका मतलब 10 प्लस 10 बराबर 20। तीसरा पद देखिए, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, ये फार्मूला में है तो जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10, तो यहाँ हल करेंगे तो 10 गुना 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। और चौथा पद, 4 पद लिखना है तो इसका चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10 अर्थात 3 में 30, 30 10 40। ठीक है, तो श्रेणी बन जाएगी, तो हो जाएगा 10 20 30 और 40। यह है हमारी समांतर श्रेणी एक पहले प्रश्न की। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा निकाल सकते हैं, तीसरा निकाल सकते हैं और चौथा निकाल सकते हैं। अब लोग लिख लीजिए, अब इसी पर हम लोग लगाएंगे इसी का दूसरा। ठीक है, दूसरे के लिए देखिए यहाँ पे a दिया गया है -2, और हाँ इधर देखिए भाई ये तो बार बार लिखना पड़ रहा है इसको, ये हर सवाल में काम करेगा इस वाले चारों में, इसको मैं नहीं गया है, इसे उसी पे काम करेंगे। तो a1 a बराबर है 1.5, यहाँ रख देंगे, मेरा पहला पद 1.5 है और जो मेरा सारा अंतर है वो d है, d कितना है 10 है, तो क्या करेंगे 1.5 प्लस 10, तो आंसर मिल जाएगा 8, क्योंकि 10 में से 2 घटा देंगे, फिर हो जाएगा 1.5 प्लस 2 गुणे 10, तो आंसर बन जाएगा 10 गुना 20, 20 में 2 निकाल देंगे तो बन जाएगा 18। और तीसरा और ये चौथा पद 1.5 प्लस 3 गुणे 10 अर्थात 3 10 में 30, 30 में से 2 घटा देंगे तो बन जाएगा 28। और हमारा जो श्रेणी है वो एपी सीरीज बन गई। एपी क्या बना 1.5 8 18 और 28, ये बन गया हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, अब चलते हैं इसी प्रश्न के तीसरे इस पे, ठीक है ये लग गया ये लग गया। अब चलते हैं इस तीसरे वाले प्रश्न पर, तीसरे पे चलते हैं। तो ध्यान देखिए a बराबर यहाँ पे दिया गया है 4, तो मेरा प्रथम पद होगा 4 और दूसरा पद होगा 4 धन कोष्टक में ऋण 3, दो कोष्टक हटा देंगे तो जाएगा 4 ऋण 3 बराबर 1। ठीक है, और तीसरा पद निकालेंगे तो जाएगा 4 ऋण 2 3 6 बराबर -2, 4 ऋण 3 गुणे 3 हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो जाएगा 4 ऋण 9 बराबर ऋण 5। तो एपी सीरीज होगी, एपी होगा 4 होगा ऋण 1 होगा ऋण 4 होगा फिर 1 होगा ऋण 2 होगा और ऋण 5 होगा। ठीक है, ये होगा हमारा समांतर श्रेणी। अब चलते हैं इसी सवाल के चौथे व अंतिम प्रश्न पर, चौथा और अंतिम प्रश्न पर। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो देखिए चौथे प्रश्न का जो पहला पद दिया गया है वो ऋण 1 दिया गया है, क्या लिखेंगे ऋण 1
ठीक है। और जब दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद के लिए क्या होगा, ऋण 1 धन 1/2। जब इसको घटाएंगे तो 2 1 2, ऋण 2 हो गया, ऋण 2 में से 1 मतलब समझिए ऐसे 2 1 2 तो जाएगा ऋण 2 धन 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तीसरा पद निकालेंगे ऋण 1 धन 2 गुणे 1/2, 2 2 से कैंसिल, और ऋण 1 और धन 1 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। और चौथा जब मान निकाला जाएगा ऋण 1 धन 3 गुणे 1/2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा -1, 3 इकाई 3 जाएगा धन 3/2। देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा ऋण 2 प्लस 3 पूरे के बटे 2, तो आंसर हो गया 1/2। और जब हम एपी निकालेंगे समांतर श्रेणी तो जाएगा ऋण 1 कामा 1/2 0 कामा 1/2 कंटिन्यू, ये समांतर श्रेणी का छठा पद दिया गया है। और हाँ बाय मिस्टेक एक प्रश्न छूट गया है, वो है हमारा पांचवा। और पांचवा प्रश्न है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है ऋण 0.25, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, पांचवें प्रश्न का मान ज्ञात करना है। अब इसको कंटिन्यू करो, लिख लीजिए, इसके बाद पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे पहला पद दिया है ऋण 1.25 और जो इसका समांतर है दिया है d बराबर ऋण 0.25, तो हल करेंगे तो जाएगा ऋण 1.25, और जब इसका दूसरा पद निकालेंगे तो a प्लस डी, तो ऋण 1.25 तो हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्वेश्चन घटाएंगे क्या जाएगा, प्लस माइनस क्वेश्चन घटाएंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस में, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा -1.50, ये इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। दूसरा है ऋण 1.25, फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा, तो इस माइनस के होने से पहले हो जाएगा 2 गुणे ऋण 0.25, जब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऋण 1.25 ऋण 0.50, जब इसको ऐड करेंगे तो जाएगा -1.75 आंसर आएगा। और जब चौथा पद निकालेंगे ऋण 1.25 प्लस 3 गुणे 0.25, तो इसका आंसर बनेगा तो जाएगा ऋण 1.25 माइनस 0.75, जिसका आंसर होगा ऋण 2.00। ठीक है, तब इसका जब समांतर श्रेणी बनाएंगे एपी बनाएंगे, तब लिखेंगे एपी बराबर ऋण 1.25 कामा ऋण 1.50 कामा ऋण 1.75 कामा ऋण 2 डैश। ये क्या है हमारा समांतर श्रेणी, जिसकी दोनों प्रश्नों को हल करके बताया गया है। आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारांतर लिखिए। देखिए प्रथम पद निकालना है और हमें सारांतर, प्रथम पद मतलब a ज्ञात करना है और सारांतर मतलब d ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 1, देखिए सवाल नंबर 1 में पहला सवाल है 3, 1 ऋण 1 ऋण 3 डैश 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 डैश। ये मेरा प्रथम समीकरण दिया गया, मतलब प्रथम श्रेणी दी गई। प्रथम श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 3 होगा, सिंपल, पहला पद 3 है। और सार अंतर पूछेगा, सार अंतर पूछेगा, तो देखिए सार अंतर क्या होता है d होता है। जब सार अंतर d होता है तो हम जानते हैं d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। और संयोगवश याद कर लीजिए सवाल को बनाते समय ही से कह दिया है कि ये AP में है, जब सभी समांतर श्रेणी में है तो जाएगा 1 ऋण 3, तो आंसर हो जाएगा -2। ये हमारा क्या है -2, टोटल हमारा क्या है समांतर है, और प्रथम पद क्या है 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में दिया है ऋण 5 ऋण 1 3 7। ठीक है, अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है और समांतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसका हम प्रथम पद, जब इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो ये हमारा पहला पद हो जाएगा ऋण 5, ऋण 5 क्या होगा पहला पद होगा। अब आते हैं सारांतर पे, सारांतर, जब सारांतर निकालेंगे तो सारांतर d क्या हो जाएगा ऋण 1 ऋण कोष्ठक में ऋण 5, तो आंसर प्राप्त होगा ऋण 1 ऋण हो जाएगा धन बनेगा 5, तो आंसर बन जाएगा 4, तो इसका सारांतर हो जाएगा 4। अब तीसरे प्रश्न में आइए, तीसरे प्रश्न में आते हैं तो हो जाएगा 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 कामा डैश डैश डैश। अब इसका प्रथम पद होगा, ठीक है, इसका प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद होगा 1/3 होगा। और जब हम इसका सार अंतर निकालेंगे
सारा अंतर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5/3, ऋण 1/3 कैंसिल हो जाएगा 4/3, इसका सारांतर हो जाएगा 4/3। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पे, चौथा। देखिए इसका चौथा है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 0.6। क्या होगा? प्रथम पद a बराबर, ये प्रथम पद है, ठीक है, ये जाएगा 0.6। और सार अंतर होगा b, क्या होगा भैया? b बराबर होगा 1.7 ऋण 0.6, घटा देंगे तो जाएगा 1.1, ये होगा हमारा सार अंतर। ठीक है,